Yes, student, this is the topic which we are going to take it, drift velocity of electrons. So drift velocity का जो कॉन्सेप्ट आता है वो वहाँ से आता है जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और see this diagram carefully. When we apply the electric field in this direction, you can see the positive to negative, this is the direction of electric field। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, चूँकि वो नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, सो दे विल मूव टुवर्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड, ठीक है। सो दे मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनके जो मूवमेंट की जो एवरेज स्पीड है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सी स्पीड से नहीं चलेंगे, टक्कर भी होगी। So the average speed of electrons is considered as a drift velocity. So you see the definition, it is very simple. The average velocity of electrons acquired by the free electrons in a conductor on applying potential difference। ये ध्यान रखना है कि potential difference अप्लाई करने पर ही ये स्पीड होती है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आएगी। तब वो रैंडम मोशन करते हैं और उसे हम थर्मल मोशन बोलते हैं। और तब वो सभी डायरेक्शंस में जाते हैं और किसी भी एक डायरेक्शन में उनके जाने की स्पीड ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो दाएं भी जा रहे होते हैं, बाएं भी जा रहे होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी जा रहे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द एक्सप्रेशन। सो टू derive द एक्सप्रेशन वी कंसिडर द कंडक्टर हैविंग लेंथ l। एक कंडक्टर मैंने कंसिडर किया जिसकी लंबाई कितनी है, l है। और उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, उनको हम n ले रहे हैं। इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, n लें, उसमें कुछ और भी ले सकते हैं। एंड व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस v अक्रॉस इट, अगर हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं इस बैटरी की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई कर रहे हैं। सो ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस v, द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इनसाइड द कंडक्टर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v अपॉन l। ये एक्चुअली कहाँ से आया? हमने कभी कैपेसिटर भी पढ़ा होगा और तब देखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस is determined by the formula electric field into distance। So in our case the distance is L। इस कंडक्टर की लंबाई L है, तो इस पूरे इलाके में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल l। So in this way the electric field in the conductor due to potential difference is nothing but E is equal to V upon L, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स काम करेगा। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स काम करेगा वो होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये फार्मूला हमने कभी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर में। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन द चार्ज इज स्मॉल ई। सो द फार्मूला ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन कम्स टू बी F इज इक्वल टू ई इंटू ई, करेक्ट। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। जो एरोज दिखाई दे रहे हैं हमें, ये एरोज दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं। तो ये क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, बिकॉज F इज इक्वल टू एम ए। ये तो बहुत पॉपुलर फार्मूला है। सो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। नाउ the value of force we substitute here, E upon small m, or we can write another value EV upon ml, क्योंकि जो कैपिटल E है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर देखी थी कि ये V upon L है। So either you can write EE by m or you can write EV by ml। This is the acceleration in an electron। और अब जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव इस डेरिवेशन का आ जाता है, वो ये है कि इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, बट लगातार एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं। वेरी सून दे कोलाइड विद मेटल आयंस, दे कोलाइड विद मेटल आयंस। वो लगातार नहीं चल पाएंगे क्योंकि फ्री स्पेस थोड़ी मिलेगा उनको सॉलिड कंडक्टर के अंदर। तो एटम्स भरे पड़े हैं, आयंस भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं तो एटम आयन बन जाते हैं। सो दे विल कोलाइड विद आयंस एंड देन दे लूज देयर स्पीड। वो ज़ीरो स्टॉप हो जाते हैं और तुरंत फिर से अगेन एक्सेलरेट करते हैं। क्यों? कि एक्सेलरेशन लगातार उनके ऊपर फोर्स कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार उनको एक्सेलरेट कर ही रहा है। वहाँ पर एक्सेलरेट जब तक करेगा जब तक कि सेल या बैटरी लगी हुई है।
सो दे विल अगेन एक्सेलरेट, यानी कि कोलाइड एंड एक्सेलरेट एंड कोलाइड एंड एक्सेलरेट एंड कोलाइड एंड एक्सेलरेट, ऐसा होता रहता है। तो हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पर पहुँचते हैं, एक नई चीज़ हमको मिलती है और वो है रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज़ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। वेरी सिंपल एंड स्मॉल डेफिनेशन, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a conductor when we apply electric field. So this is called relaxation time। और ये वो टाइम है जितनी देर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, फ्रीली चलता है, टकरा जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर जितना रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा उतनी देर वो स्पीड में चलेगा। नाउ वी कंसिडर, चूँकि हमने बात की थी कि एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं so we consider that the thermal speeds of electrons are u1 u2 and u3, so many electrons are there, and the relaxation times are this tau 1 tau 2 and tau 3, इस टाइप का ये सभी का relaxation time अलग अलग होगा। then the velocities acquired by the electrons due to this electric field will be, हाँ तो क्या होंगी वेलोसिटीज़ जो होंगी, हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटी एक्वायर करेगा, पता नहीं कितनी देर उसको रिलैक्सेशन टाइम मिलता है। सो वी कंसिडर देयर आर एन इलेक्ट्रॉन्स एंड दे गेट देयर ओन रिलैक्सेशन टाइम्स। तो एज पर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने जो 11th क्लास में कभी पढ़ा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके मुताबिक जो हमें वेलोसिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलती हैं वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फार्मूले की मदद से हमको v इज इक्वल टू यू टी फार्मूले की मदद से हमको क्या मिल जाती हैं, ये अलग अलग वेलोसिटीज़ मिल जाती है, करेक्ट। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू वन ए टाउ वन, वी टू इज इक्वल टू यू टू ए टाउ टू, इस तरह बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी वेलोसिटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो हर बार हम सेम ले रहे हैं, टाउ अलग है, यू अलग है, लेकिन ए सेम है। क्यों सेम है ए? बिकॉज द एक्सेलरेशन इज दिस, इट नथिंग बट ई अपॉन एम। इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज सभी इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, मास सभी इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पूरे कंडक्टर में सेम है। सो इस ये अलग नहीं होगा। वाइल द थर्मल स्पीड अलग हो सकती है और रिलैक्सेशन टाइम भी अलग अलग हो सकते हैं। नाउ we come to the final step of this derivation, that the average velocity of electron, जिसे आप कहते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। आप एवरेज वेलोसिटी को ही क्या कहते हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी डिनोटेड बाय vd, vd इज इक्वल टू व्हाट? नथिंग बट द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इन सब ने जो वेलोसिटी एक्वायर की हैं उन सब का एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमने वो जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थे, उन सारे u को एक तरफ कर दिया, सारे ए टी को एक तरफ कर दिया। इस तरह हमें ये दो ब्रैकेट मिलते हैं। इन दोनों ब्रैकेट पर थोड़ा सा गौर करेंगे। दिस ब्रैकेट इज़ द एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो एवरेज निकालेंगे तो ज़ीरो आएगी, बिकॉज जितने राइट में जा रहे होंगे उतने लेफ्ट में जा रहे होंगे, जितने ऊपर जा रहे होंगे उतने नीचे भी जा रहे होंगे। इस तरह किसी भी एक डायरेक्शन में उनकी जो थर्मल स्पीड आएगी एवरेज, वो ज़ीरो आएगी। सो दिस ब्रैकेट कम्स टू बी ज़ीरो हियर, ठीक है। तो हम थर्मल स्पीड को ज़ीरो रख देंगे, एवरेज थर्मल स्पीड को। जबकि रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो बहुत सारे हैं मेरे पास, इन सब का भी एक एवरेज निकाला जा सकता है। सो द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स we can denote with a new symbol tau. It is nothing but it is the average of all relaxation times. So this comes to be tau. In this way the ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ नथिंग बट ए इंटू टाउ। अब ए क्या था आपको अच्छी तरह पता है। एक बार फिर से ए का फार्मूला देख लीजिए, ई अपॉन एम। इस फार्मूले को मैंने यहाँ यूज़ किया और ई अपॉन एम रखने के बाद मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ जाता है ये, ठीक है। और इस तरह से अगर हम कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल डिफरेंस को इनकॉर्पोरेट करें तो ई भी टाउ अपॉन एम एल भी आ जाता है, बिकॉज ई इज इक्वल टू क्या था हमने देखा था, ई इज इक्वल टू था वी बाय एल, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अंत में हम इसका वेक्टर फॉर्म भी देखते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सो व्हेन वी कंसीडर द वेक्टर फॉर्म ऑफ इट, वी राइट वी डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस
स्मॉल ई, कैपिटल ई, टाउ वाई, स्मॉल एम। यहाँ जो कैपिटल ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ ई है वो डायरेक्शन ऑफ वी डी के अपोजिट है। तो अपोजिट होने की वजह से यहाँ नेगेटिव आता है। दिस मच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। इसको और अच्छा समझने के लिए आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 3.2 रेफ़र कर सकते हैं। उसमें 4-5 अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनसे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।